नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 74 दिनों तक अस्पताल में जिंदगी से जंग हार गई जयललिता। सोमवार की रात दुनिया को अलविदा कह गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मनमोहन सिंह तक तमाम राजनेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। हजारों के हुजूम के साथ अंतिम यात्रा पर निकली और जयललिता का मिट्टी का तन मिट्टी में मिल गया। सारी दुआओं प्रार्थनाओं को अधूरा छोड़ तिरंगे में लिपटकर जयललिता जिंदगी के आखिरी सफर पर निकल पड़ी। तन पर वही चिर परिचित हरी साड़ी, गुलाबी फूलों की माला, चेहरे पर हमेशा के लिए छा गई शांति, लेकिन आंखें बंद। लाखों करोड़ों दिलों की अम्मा अंतिम यात्रा पर निकली तो जैसे पूरा चेन्नई उनके पीछे पीछे चल पड़ा। चेन्नई के राजाजी हॉल से मरीना बीच का सफर चेन्नई वालों के लिए पहले कभी इतना लंबा नहीं था, लेकिन रोते बिलखते लोगों के लिए इस सफर पर एक भी पांव बढ़ाना पहाड़ चढ़ने की तरह था। चेन्नई का मरीना बीच 25 दिसंबर 1987 को यही जयललिता के राजनीतिक गुरु, उनकी जिंदगी में फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड की भूमिका निभाने वाले एम.जी. रामचंद्रन को समाधि दी गई थी। उन्हीं के बगल में चिर निद्रा में लीन जयललिता को भी समाधि दी गई। 74 दिनों से चेन्नई के अपोलो अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही जयललिता की सांसों की डोर थम गई। सोमवार रात 11:30 बजे अम्मा ने दुनिया को अलविदा कह दिया। अम्मा के यूं चले जाने की खबर उनके लाखों करोड़ों चाहने वालों के दिलों पर वज्रपात की तरह थी। लोग बेकाबू होने लगे, चीख पुकार मची। काबू करने के लिए पुलिस वालों को कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ी। सुबह जब पोएस गार्डन में जयललिता को उनके घर लाया गया तो हजारों का हुजूम वहां जुट गया। बाद में जयललिता के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए राजाजी हॉल में रखा गया। उनकी एक झलक पाने के लिए राजाजी हॉल के बाहर लाखों का हुजूम जमा हो गया। हर आंख नम थी, हर दिल में चित्कार। क्या आम क्या खास, जयललिता के अंतिम दर्शनों के लिए कतारें लग गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू दोपहर करीब 1:30 बजे पहुंचे। मोदी को देखकर जयललिता की करीबी शशिकला की आंखें झलक गईं। मोदी ने उनके सिर पर हाथ रखकर हौसला दिया। तमिलनाडु के सीएम ओ पन्नीर सिल्वम भी खुद को संभाल नहीं पाए। आंसुओं की बाढ़ के साथ मोदी के गले लग गए। एक समय जयललिता के विरोधी रहे सुपरस्टार रजनीकांत भी अम्मा को श्रद्धांजलि देने राजाजी हॉल पहुंचे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी जयललिता को श्रद्धांजलि दी। इससे पहले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी चेन्नई के लिए निकले थे, लेकिन उनके विमान में तकनीकी खराबी आ गई। दूसरे विमान का इंतजाम हुआ तो राष्ट्रपति चेन्नई पहुंचे। जयललिता के निधन से सियासत की गलियों में भी मातम छा गया। देश की वह कद्दावर नेता थी और तमिलनाडु में तो उनकी बेहद लोकप्रियता थी। और मैं मानता हूं कि भारत की पॉलिटिक्स में एक देश के लिए और तमिलनाडु के लिए एक इतने बड़े नेता का गुजर जाना, ये अपने आप में एक बहुत ही गंभीर इस प्रकार की बात है। जयललिता का मिट्टी का तन मिट्टी में मिल गया, लेकिन समय के पन्नों पर जो अमिट हस्ताक्षर करके वो गई हैं, वो सदियों तक उनकी याद दिलाते रहेंगे। बकौल शायर, उनका जाना कोई तमाशा नहीं। दूर तक देखिए, देर तक सोचिए। आशीष पांडे के साथ प्रमोद माधवन, चेन्नई आज तक। जयललिता तब बहुत छोटी थी। घर कर्नाटक में था। मां तमिल फिल्मों की हीरोइन। अक्सर शूटिंग के लिए चेन्नई चली जाती थी। जब लौटती तो जयललिता उनकी साड़ी का कोना अपनी उंगलियों में लपेट कर सोती थी, ताकि मां कहीं उन्हें छोड़कर रात में चली ना जाए। लेकिन उनकी मां संध्या सुबह अपनी साड़ी बेटी की उंगलियों में लिपटा हुआ छोड़कर चेन्नई चली जाती थी। जैसे बचपन बीता, वैसा ही जिंदगी का पूरा सफर। 4 फरवरी 1948 को मैसूर के मंड्या जिले के अयंगर ब्राह्मण परिवार में हुआ था कोमलावती उर्फ जयललिता का जन्म। पिता जयराम वकील थे तो दादा अस्पताल में सर्जन। जयललिता की उम्र उस वक्त महज 2 साल की थी जब उनके पिता का निधन हो गया। परिवार को कर्नाटक छोड़कर तमिलनाडु आना पड़ा था। घर चलाने के लिए उनकी मां संध्या ने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। संध्या अपनी बेटी को भी अभिनेत्री बनाना चाहती थी, लिहाजा जिस उम्र में बच्चे बोलना सीखते हैं, 3 साल की उस उम्र में जयललिता ने भरतनाट्यम सीखना शुरू कर दिया था। जयललिता
पढ़ाई में बेहद तेज थी। स्कूल में उन्होंने शील्ड जीती तो 10वीं में उन्होंने पूरे तमिलनाडु में दूसरा स्थान हासिल किया। जया का सपना था अपने पिता की तरह काबिल वकील बनने का, लेकिन घर चलाने की मजबूरी थी। मां ने बेटी की जिंदगी का रास्ता फिल्मों की तरफ मोड़ दिया। 1961 में जयललिता ने एपिसल नाम की एक अंग्रेजी फिल्म में अभिनय किया। इस फिल्म ने उन्हें पहचान दी तो 15 साल की उम्र में 1964 में बतौर हीरोइन जयललिता पहली बार कन्नड़ फिल्म चिन्नाड़ा गो। जयललिता ने तमिल, कन्नड़, तेलुगु और हिंदी में करीब 300 फिल्मों में अभिनय किया। एमजीआर के अलावा शिवाजी गणेशन के साथ भी उनकी सुपरहिट जोड़ी बनी। जयललिता को 7 बार फिल्म फेयर अवार्ड तो 6 बार बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। 1966 से लगातार 11 साल तक वो सबसे ज्यादा मेहनताना लेने वाली अभिनेत्री बनी रही। जयललिता ने अभिनय के अलावा कई फिल्मों में प्लेबैक सिंगर के तौर पर भी काम किया। जयललिता ने अपनी जिंदगी में कई मिथक तोड़े। उनसे पहले दक्षिण भारतीय फिल्मों में सांवली अभिनेत्रियों का बोलबाला था। जया गोरी चिट्टी थी, फिर भी उन्होंने दक्षिण भारतीय फिल्मों में तहलका मचा दिया। जयललिता गोरी चिट्टी होने के साथ साथ बेहद कोमल भी थी। एक बार राजस्थान में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान गर्म रेत पर जयललिता को चलना पड़ा। उस वाकये को बयां करते हुए जयललिता ने कुमुदन पत्रिका में लिखा था, कार पार्किंग थोड़ी दूरी पर थी, पैरों में चप्पल या जूते नहीं थे, मैं एक कदम भी नहीं चल पा रही थी, पैर लाल हो गए थे। एमजीआर मेरी परेशानी समझ गए और उन्होंने मुझे अपनी गोद। जयललिता ग्लैमर की दुनिया में कामयाबी के आसमान पर थी, लेकिन उनके फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड एमजी रामचंद्रन राजनीति की राहों पर चलते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन चुके थे। एमजीआर जयललिता को भी राजनीति में ले आए। मजे की बात यह थी कि जयललिता अपनी मर्जी से ना तो फिल्मों में आई और ना ही सियासत में, लेकिन जहां भी आई कामयाबी और शोहरत ने उनके कदम चूमे। जयललिता के अंदाज में बला की शोखियां थी तो उनकी सोच में बागी तेवर भी थे। उनकी शख्सियत जितनी खुली हुई थी, तन्हाई उतनी ही उन्हें पसंद थी। यही तन्हाई उनकी शख्सियत में मजबूती का फौलाद भरती थी। महिला होना उनकी कमजोरी। 60 और 70 के दशक में तमिल फिल्मों में जयललिता का डंका बज रहा था। एमजीआर से पर्दे पर उनकी केमिस्ट्री शानदार थी, तो निजी जिंदगी में भी एमजीआर के वो बेहद करीब थे। एमजीआर तमिल फिल्मों में सक्रिय थे तो तमिलनाडु की राजनीति में भी उनका अच्छा दखल था। कांग्रेस के सदस्य थे। बाद में उन्होंने अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम नाम से अपनी पार्टी बनाई, जिसे बाद में AIADMK का नाम दिया गया। 1977 में एमजीआर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी बने। एमजीआर ने जयललिता की जिंदगी को एक नया। 1982 में जयललिता राजनीति में आई। उन्होंने ADMK की सदस्यता ली। 1984 में एमजी रामचंद्रन ने जयललिता को सिर्फ 36 साल की उम्र में राज्यसभा सदस्य बना दिया। 1989 तक जयललिता राज्यसभा की सदस्य रही। एमजीआर ने जयललिता को पार्टी का प्रचार सचिव भी बनाया, लेकिन पार्टी में जयललिता के नाम पर विरोध हुआ, लिहाजा एमजीआर ने जयललिता को हटा दिया। 25 दिसंबर 1987 को एमजीआर पार्टी में बढ़ते दबाव के चलते जयललिता को पार्टी से निकालना चाहते थे, लेकिन उसके एक दिन पहले ही 24 दिसंबर 1987 को एमजीआर का निधन हो गया। एमजीआर का निधन जयललिता के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं था। एमजीआर के घर वाले जयललिता को देखना पसंद नहीं करते थे। एमजीआर के निधन के बाद जयललिता को एमजीआर के घर में घुसने तक नहीं दिया गया। जयललिता एमजीआर के घर के सामने कार से उतरी और अपनी हथेलियों से जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगी। जब गेट खुला तो किसी ने उनको ये नहीं बताया कि एमजीआर का शव कहां रखा हुआ है। वो गेट के पीछे से सीढ़ियों तक कई बार दौड़ कर गईं, लेकिन हर दरवाजा उनके लिए बंद था। उन्हें पता चला कि एमजीआर के पार्थिव शरीर को पिछले दरवाजे से राजाजी हॉल में ले जाया गया है। जयललिता राजाजी हॉल पहुंची। एमजीआर के सिरहाने खड़ी हो गई। 2 दिनों में कुल 21 घंटे जयललिता एमजीआर के सिरहाने खड़ी रही। पहले दिन 13 घंटे तो दूसरे दिन 8 घंटे। जया बेहद सदमे में थी, बिल्कुल जड़ हो चुकी थी। शायद यही वजह थी कि उनकी आंख से एक भी आंसू नहीं निकला। एमजीआर की पत्नी जानकी रामचंद्रन की कुछ महिला समर्थकों ने जया के पैरों को अपनी चप्पलों से कुचला। कुछ ने उनके शरीर में नाखून तक गाए, लेकिन जया वहां से टस से मस नहीं हुई। एमजीआर के पार्थिव शरीर को जब लोग अंतिम सफर पर ले जाने लगे, तब जयललिता उनके पीछे भागी।
इसी बीच जानकी के भतीजे दीपन ने उनको धक्का देकर गन कैरेज से नीचे गिरा दिया। जया इसके बाद वापस आ गई। एमजीआर के निधन के बाद उनकी राजनीतिक विरासत को लेकर भी जंग हुई। जयललिता ने खुद को एमजीआर का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, लिहाजा एमजीआर की पार्टी एआईएडीएमके दो धड़ों में बंट गई। एक धड़े की नेता एमजीआर की विधवा जानकी रामचंद्रन थी और दूसरी की जयललिता। पार्टी का बड़ा धड़ा जानकी रामचंद्रन के साथ था। अगले चुनाव में जीत डीएमके को मिली। जयललिता की पार्टी एआईएडीएमके को सिर्फ 23 सीटें मिली। इसके बाद पार्टी के दोनों धड़े जयललिता की अगुवाई में एक हो गए। 1991 में जयललिता ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और विधानसभा की 234 में से 225 सीटें जीतकर तमिलनाडु की सबसे कम उम्र की मुख्यमंत्री बनी। 1996 के चुनाव में जयललिता को मात मिली, लेकिन 2001 में वो फिर से सत्ता में लौट आईं। जयललिता 6 बार मुख्यमंत्री बनने वाली देश की पहली महिला भी बनी। जयललिता ने अपनी शर्तों पर राजनीति की, अपनी शर्तों पर जिंदगी गुजारी। दिलों पर राज करना उनकी फितरत रही। जब वो अभिनेत्री थी तब करोड़ों लोग उनके दीवाने थे। जब राजनीति में आई तो तमिलनाडु के करोड़ों जनता की अम्मा बन गई। आज तक ब्यूरो। जयललिता ना तो कभी डरी, ना कभी रुकी और ना ही किसी के आगे कभी झुकी। खूबसूरत चेहरे पर हमेशा माधुर्य छाया रहता था, लेकिन भीतर से बेहद सख्त, बेहद मजबूत। क्रांति की नायिका कही जाने वाली जयललिता कामयाबी की बुलंदी पर यूं ही नहीं पहुंची। ग्लैमर और सियासत में शून्य से लेकर शिखर तक का रास्ता उन्होंने अंगारों पर चलकर तय किया। पिछले 3 दशकों से तमिलनाडु की राजनीति में महत्वपूर्ण सितारा बनकर जयललिता ने अपनी शर्तों पर राज किया। लेकिन आज अम्मा दुनिया से अलविदा हो गई। अम्मा अपने लाखों फैंस को रोता बिलखता हुआ छोड़ गई। लेकिन आज हम आपको कोमलावल्ली से जयललिता और जयललिता से अम्मा बनने की पूरी कहानी बता रहे हैं। जयललिता को उनके प्रशंसक और उनकी पार्टी के नेता अम्मा कहते हैं। जयललिता को पुरात्ची थलाईवी यानी क्रांतिकारी नायिका भी कहा जाता है। जयललिता ने एक इंटरव्यू में कहा था, मेरे पास वैसा बैकग्राउंड नहीं था जैसा एशिया की राजनीति की दूसरी महिलाओं के पास रहा। इंदिरा गांधी का जन्म नेहरू परिवार में हुआ था। श्रीमती भंडार नायके पीएम रहे भंडार नायके की पत्नी थी। बेनजीर भुट्टो जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी थी। खालिदा जिया जियाउर रहमान की पत्नी थी। शेख हसीना मुजीबुर रहमान की बेटी थी। मेरे पास वैसी कोई पृष्ठभूमि नहीं। मैं एक सेल्फ मेड वुमेन हूँ। जयललिता के जीवन में एक ऐसी घटना है जो उनके राजनीतिक उत्थान का सबब बनी और इसी के चलते वो एक मजबूत नेता बनकर उभरी और पूरे तमिलनाडु में अम्मा के नाम से मशहूर हुई। ये वो तारीख है जब एम करुणानिधि ने तमिलनाडु विधानसभा में बजट पेश करना शुरू किया था। तभी विपक्ष की नेता जयललिता ने सदन में कहा कि सत्ता पक्ष के इशारे पर पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। उनके फोन को टैप किया जा रहा है। कांग्रेस के सदस्यों ने इसका समर्थन किया और बहस की मांग की, लेकिन स्पीकर नहीं माने। इसके बाद जयललिता की पार्टी के सदस्यों ने सदन में शोर शराबा शुरू कर दिया और वेल तक पहुंच गए। एक सदस्य ने करुणानिधि को धक्का देने की कोशिश की, जिससे करुणानिधि का संतुलन बिगड़ गया और उनका चश्मा जमीन पर गिरकर टूट गया। जयललिता की पार्टी के एक सदस्य ने बजट के पन्नों को फाड़ दिया। बढ़ते हंगामे के चलते सदन को स्थगित कर दिया गया। जिस वक्त जयललिता सदन से निकल रही थी, करुणानिधि के एक समर्थक ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उसने उनकी साड़ी इस तरह से खींची कि उनका पल्लू गिर गया और जयललिता भी जमीन पर गिर गई। इस अपमान से आहत हुई जयललिता ने द्रौपदी की तरह प्रतिज्ञा ली कि अब वो इस सदन में तभी जब वो महिलाओं के लिए सुरक्षित हो जाएगा। यानी एक तरह से उन्होंने अपने आप से वादा किया कि अब वो तमिलनाडु विधानसभा में मुख्यमंत्री बनकर ही वापसी करेंगे। इसके 2 साल बाद यानी साल 1991 में हुए चुनावों के दौरान जयललिता ने अपने अपमान का जिक्र बार बार किया। इस सहानुभूति का लाभ उन्हें मिला और चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बनी और राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से कई उपाय किए। नतीजतन लोगों ने उन्हें अम्मा कहना शुरू कर दिया। वो अपने काम को लेकर कितनी तल्लीनता दिखाती थी। वो अपने एक इंटरव्यू में कहती है, मैं रोज 4 बजे सुबह उठ जाती हूँ। अगली सुबह 1 बजे तक जगी रहती हूँ। इस पूरे समय के दौरान मेरा ध्यान केवल काम, काम और काम पर ही होता है। जयललिता फिल्मों में मां के कहने पर आईं और राजनीति में उनके मेंटर एमजीआर बने।
जयललिता कहती थीं कि दोनों ही करियर चुनने में उनका अपना कोई योगदान नहीं था, लेकिन जयललिता ये भी कहती थी कि राजनीति में उन्हें एमजीआर जरूर लेकर आए, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी जगह खुद बनाई। जयललिता राजनीति में मजबूत खिलाड़ी बन चुकी थी, उनके फैसले अपने होते। इस तारीख को कौन भूल सकता है, क्योंकि इसी दिन 13 महीने से केंद्र में चल रही अटल बिहारी वाजपेयी सरकार सिर्फ एक वोट से गिर गई थी। माना जाता है कि जयललिता तब तक सोनिया के करीब नहीं थी। मार्च 1999 में एक चाय पार्टी में सोनिया और जयललिता की मुलाकात हुई और वो वाजपेयी सरकार से समर्थन वापस लेने के लिए राजी हो गई। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया और सभी उत्तर भारतीयों की जुबान पर जयललिता का नाम रट गया। वाजपेयी जी और पीवी नरसिम्हा राव जी के साथ जनरेशन गैप था। आपकी बात पूरी समझ नहीं पाए वो। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी बात समझ नहीं पाए, लेकिन मैं हमेशा बहुत क्विक एंड डिसाइसिव हूँ। जो भी एक्शन लेना है जल्दी लेना चाहिए, जल्दी लेना चाहिए, यही। वो थोड़ी देर में रिस्पॉन्स करते हैं। जी हाँ, लेकिन जब भी मैं नरसिम्हा राव जी से बात की थी और जब भी वाजपेयी जी के साथ बात की थी, when there were many pressing issues to be dealt with in Tamil Nadu, the response was very vacillating and procrastinating. They would not come to a quick decision, would not respond quickly. जयललिता 2001 में दूसरी बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी। तभी अदालत ने उनकी नियुक्ति को अवैध बताया तो अपने भरोसेमंद पन्नीर सेल्वम को मुख्यमंत्री बनवाकर इस्तीफा दे दिया। जब मद्रास हाईकोर्ट से कुछ आरोपों से राहत मिली तो वो मार्च 2002 में तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गई। 2011 में वो चौथी बार मुख्यमंत्री बनी, लेकिन बेंगलुरु की विशेष अदालत ने जब भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराते हुए 4 साल की सजा सुनाई तो फिर से पन्नीर सेल्वम को मुख्यमंत्री बना दिया। 11 मई 2015 को कर्नाटक हाई कोर्ट से बरी होने के बाद जयललिता 5वीं बार राज्य की मुख्यमंत्री बनी और 6ठी बार पिछली बार का चुनाव जीतने के बाद। कहा जाता है कि जयललिता जहां जाती थी उनकी कुर्सी उससे पहले वहां पहुंच जाती थी। जयललिता के लिए एक सागौन की लकड़ी की खास कुर्सी डिजाइन की गई थी। ये कुर्सी दिल्ली के तमिलनाडु भवन में रखी गई थी। दिल्ली दौरे के दौरान जयललिता जहां जहां जाती थी कुर्सी भी वहां वहां ले जाई जाती थी। फिर चाहे ये विज्ञान भवन में होने वाली मीटिंग हो, संसद की लाइब्रेरी या फिर राष्ट्रपति भवन। राजनीति में उन्होंने हर काम परफेक्शन के साथ किया, लेकिन निजी जिंदगी में उन्हें परफेक्ट आदमी नहीं मिला। आज तक जयललिता जब फिल्मों में आई तो शूटिंग के बाद किसी से बात नहीं करती थी, एक कोने में जाकर बस बैठ जाती थी। शांति उन्हें बेहद पसंद थी और कमाल देखिए, ग्लैमर हो या सियासत की दुनिया, हर जगह उनके आसपास हमेशा भीड़ रही, कोलाहल रहा। लेकिन सच तो यह है कि उनके कोलाहल में एकांत था और एकांत में कोलाहल। कहने को तो वो तमिलनाडु की लाखों करोड़ों जनता की अम्मा थी, लेकिन असल में वो बिल्कुल अकेली थी। अम्मा के अंतिम संस्कार में भीड़ का सैलाब उमड़ पड़ा, लेकिन लाखों लोगों की अम्मा यानी जयललिता की जिंदगी का एक सच ये भी है कि अम्मा का कोई अपना नहीं था। जी हाँ, बताया जाता है कि जयललिता का अपने परिवार से कोई रिश्ता नहीं बचा था। जयललिता 2 महीने से अस्पताल में भर्ती थी, लेकिन इस दौरान उनका कोई रिश्तेदार उनके साथ नहीं था। बताया जाता है कि 2014 से लेकर जयललिता के आखिरी लम्हों तक उनके भाई की बेटी दीपा ने हर बार उनसे मुलाकात की कोशिश की, लेकिन बकौल दीपा उन्हें कभी मंजूरी नहीं मिली। आसपास के लोग या स्थितियां इसकी वजह बनी, पता नहीं। कहा जाता है कि जयललिता अपने मामा श्रीनिवासन की बेहद करीबी थी, उन्हें प्यार से चीनी मामा कहती थी। काफी सालों तक जयललिता के मामा उनके साथ ही रहे, लेकिन फिर संबंधों में दूरी आ गई। जयललिता ने अपना बचपन कर्नाटक के मैसूर में बिताया, जिसके बाद वो चेन्नई आ गईं, जहां उनकी मां का परिवार उनके संपर्क में था। यहां तक सब कुछ अच्छा था, लेकिन साल 1995 में जब जया ने अपने दत्तक पुत्र वीएन सुधाकरन की शादी में पानी की तरह पैसा बहाया तो जया का परिवार उनसे नाराज हो गया।
उस वक्त जयललिता का नाम दुनिया की सबसे महंगी शादी के लिए गिनीज बुक में दर्ज किया गया था। 7 सितंबर 1995 को उनके दत्तक पुत्र सुधाकरण की शादी चेन्नई में हुई थी। इस शादी में करीब 6 करोड़ रुपए खर्च हुए। शादी में 50 एकड़ का पंडाल बनाया गया था। करीब 1.5 लाख मेहमान जुटे थे। सुधाकरण जयललिता के भतीजे हैं, जिसे उन्होंने गोद लिया था। सुधाकरण की शादी तमिल फिल्म एक्टर शिवाजी गणेशन की पोती शशिकला से हुई थी। इस ग्रैंड वेडिंग के बाद जयललिता को कानूनी उलझन से भी गुजरना पड़ा था और उन्होंने कोर्ट में सफाई देते हुए कहा था कि शादी का खर्च लड़की वालों ने उठाया है। साल 1991 से 1996 के बीच जयललिता तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थी। इस दौरान उन पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे और जब 1996 में करुणानिधि की डीएमके ने जीत हासिल की तो कहा जाता है कि करुणानिधि ने सत्ता में आते ही जयललिता पर छापे पड़वाने शुरू कर दिए। और इस दौरान जयललिता के पास से 750 जोड़ी सैंडल, 800 किलो चांदी, 28 किलोग्राम सोना, 10,500 साड़ियां, 44 एसी और 19 कारें बरामद हुई। इसी के फौरन बाद जयललिता पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगाया गया। जयललिता ने इन तमाम विवादों के साथ अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा अकेले ही गुजारा। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि जयललिता ने शादी क्यों नहीं की। इसके बारे में वो कहती थी, चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि जयललिता को कौन पसंद था और किस पर उनका क्रश था। मेरा पहला क्रश नारी कॉन्ट्रैक्टर थे। केवल उनको देखने के लिए मैं टेस्ट मैच देखने के लिए जाती थी। शम्मी कपूर मेरे दूसरे फेवरेट क्रश थे, हालांकि उनसे कभी नहीं मिली। जयललिता ने जिंदगी में सब कुछ जीत लिया, इज्जत, शोहरत और दौलत भी, लेकिन रिश्ते के आगे वो हारती चली गई। जिंदगी में उनके चाहने वाले तो लाखों मिल गए, लेकिन अपने छूटते चले गए। आज तक ब्यूरो। लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने अपनी जिंदगी जी, वो अंदाज सदियों तक लोग भुला नहीं पाएंगे। तमिलनाडु की जनता के लिए तो उन्होंने खजाना खोल दिया था। राज्य के बजट का 27% हिस्सा तो वो आम जनता की सब्सिडी पर खर्च करती थी। करोड़ों जनता का उन्हें प्यार मिला, लेकिन कई विवाद भी उनके साथ जुड़े। तमिलनाडु में अम्मा की योजनाएं ब्रांड बनती चली गईं। अम्मा के ब्रांड तले अम्मा कैंटीन, अम्मा मिनरल वाटर, अम्मा सीमेंट, अम्मा नमक जैसी सहायता वाली योजनाओं ने जयललिता की कल्याणकारी छवि को और मजबूत कर दिया। कहा जाता है कि अम्मा कैंटीन में देश में सबसे सस्ता खाना खिलाया जाता है। 2013 में शुरू की गई अम्मा कैंटीन में 2 रुपए में 2 इडली और सांभर और 5 रुपए में सांभर के साथ साथ चावल भी दिया जाता है। इन कैंटीन पर सरकार की ओर से लगने वाली लागत 250 से 300 करोड़ की आती है। अम्मा ब्रांड के तहत मुफ्त उपहार, कल्याणकारी योजनाएं बतौर मुख्यमंत्री जयललिता के कार्यकाल में उनकी पहचान बन गई। यही वजह चुनाव के एफिडेविट के मुताबिक उनकी कुल चल संपत्ति 45.04 करोड़ रुपए है, जबकि कुल अचल संपत्ति 72.09 करोड़ रुपए की है। चेन्नई के पोस्ट गार्डन में वेदा निलायम रिहायश की मौजूदा कीमत 43 करोड़ 96 लाख रुपए है। हैदराबाद के नजदीक जयललिता की कई एकड़ में फैला एग्रीकल्चरल लैंड है, जिसकी मौजूदा कीमत 14 करोड़ 45 लाख रुपए आंकी गई है। चेन्नई और हैदराबाद शहर में जयललिता के नाम पर कम से कम 4 कमर्शियल बिल्डिंग हैं, जिनकी कुल कीमत करीब 13 करोड़ 25 लाख रुपए है। चुनाव आयोग को 2015 में दिए गए ब्यौरे के मुताबिक जयललिता के पास 9 गाड़ियां हैं, जिसकी मिली जुली लागत 42 लाख रुपए है। जयललिता के पास 21,280 ग्राम सोने की बनी ज्वेलरी है, जिसकी कीमत का आकलन नहीं किया गया है। हालांकि आय से अधिक संपत्ति के मामले के चलते ये ज्वेलरी कर्नाटक सरकार की तिजोरी में जब्त है। जयललिता के पास कुल 1,250 किलो की चांदी के बर्तन और अन्य चांदी के सामान है, जिसकी कीमत 3 करोड़ 13 लाख रुपए आंकी गई है। इसके अलावा जयललिता ने चुनाव आयोग को दिए एफिडेविट में दावा किया है कि वो 5 कंपनियों में पार्टनर की हैसियत से भी मौजूद हैं। इन कंपनियों में जयललिता का स्टेक 31 करोड़ 70 लाख रुपए है। 2013-14 वित्त वर्ष के दौरान जयललिता की सालाना आमदनी बहुत मिलती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जयललिता के रिश्तेदारों से संबंध काफी पीछे छूट गए थे। आज तक ब्यूरो। वो जयललिता थी। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।